टॉपिक है न्यूनेटल सीजर्स, यानी छोटे बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो दौरे पड़ते हैं उसका इलाज कैसे करते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंग टू एसबीएनसी गाइडलाइंस, उसको समझेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर हमारे ब्रेन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। तो जब इनके अंदर एक तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ये इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट्स दिखने लगती है, जिसको हम दौरे या सीजर्स बोलते हैं। आमतौर पे पहले दिन से लेकर जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है 28वें दिन तक दौरे पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और वो बच्चे जिनका जन्म वेट बर्थ वेट बहुत कम होता है या वो समय से पहले पैदा हुए हैं उनमें दौरे होने के चांसेस और भी बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादातर बच्चों में होने वाला दौरा बहुत ही माइल्ड और शॉर्ट लिव्ड होता है, जिससे आमतौर पर बच्चे की सेहत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन वहीं कुछ दौरे कुछ बच्चों में बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं और अगर उनका सही टाइम पे सही इलाज नहीं होता तो ऐसे बच्चों में दिमागी तौर पे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं जो कि उम्र भर उनके साथ रहते हैं। आमतौर पे ये नुकसान ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। मतलब बच्चे के दिमाग में जब दौरा पड़ रहा होता है उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे कि परमानेंटली डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नियोनेटल सीजर्स के इंसिडेंस की अगर बात करें तो टर्म बेबी में जो बच्चे समय पर पैदा हुए पूरे 9 महीने पर पैदा हुए हैं उनमें सिर्फ 0.1 टू 0.5% चांसेस होते हैं सीजर्स होने के। वहीं पर प्री टर्म बेबीज जो कि समय से पहले पैदा हो जाते हैं, जो 7 महीने में 8 महीने पे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों में दौरे पड़ने की संभावना 10 से 13% है। मेजरली ये भी नोट किया गया है कि सीजर्स ज्यादातर पहले 24 घंटे में होते हैं, यानी जन्म से फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर बच्चों में ज्यादातर दौरे दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं। नियोनेटल सीजर्स के बहुत सारे टाइप हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल सीजर्स पर। अकॉर्डिंग टू एसबीएनसी गाइडलाइन इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नियोनेटल सीजर मैनेजमेंट में जैसे ही बच्चे के अंदर दौरा दिखता है या बच्चे को सीजर्स हो रहे हैं उस कंडीशन में 4 ml पर केजी के हिसाब से 10% डेक्सट्रोज का बोलस दिया जाता है। बोलस देने के बाद ग्लूकोज इन्फ्यूजन 6 to 8 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से सेम लाइन से चला देते हैं। अगर ये दौरे बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो रहे थे तो तुरंत उसमें बच्चे की हालत में आपको सुधार दिखेगा। लेकिन ग्लूकोज इन्फ्यूजन चलाने के बाद भी अगर बच्चे के अंदर दौरे आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम 2 ml पर केजी के हिसाब से उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे डाइल्यूट करके, और डाइल्यूट हम डिस्टिल वाटर से करेंगे। स्लोली आईवी पुश करेंगे। ये पुश करते हुए हमें बच्चे की हार्ट रेट भी मॉनिटर करते रहना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट देने के बाद भी अगर बच्चे के अंदर दौरे चलते रहते हैं तो ऐसे में अब हम बच्चे को फिनोबार्बिटॉन की लोडिंग डोज स्टार्ट करेंगे, जिसका डोसेज रहेगा 20 mg पर केजी। इसको हम स्लो आईवी पुश करेंगे। इसे देने के बाद हम 30 मिनट इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या बच्चे के दौरे रुक रहे हैं या नहीं। अगर नहीं रुक रहे हैं तो फिर से हम इसको 10 mg पर केजी के हिसाब से फिनोबार्बिटॉन की डोज को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद फिर से 30 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे बच्चे के अंदर दौरे रुक रहे हैं या नहीं। अगर फिर भी दौरे नहीं रुकते हैं तो अब हम फिनेटॉइन का यूज करेंगे। फिनेटॉइन की लोडिंग डोज देंगे, जिसको हम 20 mg पर केजी के हिसाब से स्लोली आईवी देंगे। इसके बाद हमें 20 मिनट इंतजार करना है और दौरों के रुकने का वेट करेंगे। अगर फिर भी नहीं रुकेंगे बच्चे के अंदर दौरे तो उसके बाद हम इसकी फिनेटॉइन की लोडिंग डोज को फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस बार 10 mg पर केजी के हिसाब से बच्चे को सेकेंड डोज देंगे। सेकेंड डोज देने के बाद भी हम वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या दौरे रुक रहे हैं या नहीं। सेकेंड डोज देने के बाद भी अगर सीजर्स कंट्रोल नहीं है तो इस कंडीशन में थर्ड डोज भी दी जा सकती है फिनेटॉइन। फिनेटॉइन की थर्ड डोज रिपीट करने के बाद भी अगर सीजर्स कंट्रोल नहीं आते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है इंजेक्शन पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन 100 mg आईवी देंगे और सीजर्स के रुकने का वेट करेंगे। बट इस अगर पेरिडॉक्सिन के इंजेक्शन के बाद भी बच्चे के सीजर्स कंट्रोल में नहीं आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है इंजेक्शन मिडाजोलम, और मिडाजोलम का इन्फ्यूजन स्टार्ट करना होता है। इसके बाद हमें आमतौर पर फिनोबार्बिटॉल की सेकेंड डोज के बाद ही सीजर कंट्रोल में आ जाते हैं और बहुत ही कम परसेंटेज बच्चों को सेकेंड एंटी कन्वर्जेंट की जरूरत पड़ती है।
चलिए अब मेंटेनेंस डोज की बात करते हैं। मेंटेनेंस डोज में हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी एंटी कन्वर्जेंट से बेबी के एक सीजर्स कंट्रोल हुए हैं उसी का मेंटेनेंस डोज हम यहाँ पे चलाएंगे। जैसे अगर फिनोबार्बिटॉन की डोज से सीजर्स कंट्रोल हुए हैं तो उसकी मेंटेनेंस डोज चलेगी 6 mg पर केजी पर डे 12 आवर्ली, और अगर फिनेटॉइन की वजह से सीजर्स कंट्रोल हुए हैं तो उसकी मेंटेनेंस डोज चलेगी 5 to 8 mg per kg per day के हिसाब से in 2 divided doses. Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.